बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं सब? आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नेम केमिकल बॉन्डिंग। और आप देख रहे हैं चैनल क्रिएटिव केमिस्ट्री विद हामिद। और आज हम टॉपिक स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो एटम के आउटर मोस्ट शेल्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में डालेंगे, जब एंटर करेंगे, ऐड करेंगे, तो उससे एनर्जी रिलीज़ हो या एब्जॉर्ब हो, जो भी हो, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, उस एनर्जी को कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो शर्त क्या है कि जिस एटम के अंदर, जिस एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं वो एटम आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव चार्ज। और क्या चीज़ बनेगी? N9। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो हम क्या कहते हैं? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when electron is added to the valence shell of gaseous atom, isolated gaseous atom, to form the anion। जब वो anion बनेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब anion बनेगा तो उस anion की फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा, अब कोई एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज आएगा। एनर्जी कितनी रिलीज होगी? जो एनर्जी रिलीज होगी इसको कहेंगे एंथैल्पी H ऑफ EA। इससे डिनोट करेंगे। इट्स मीन ये जो एंथैल्पी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एंथैल्पी है। इट इज इक्वल टू 349 किलो जूल पर मोल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एनर्जी जो रिलीज होगी डेल्टा HEA इज इक्वल टू -322 किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज होगी। अच्छा, इसके बाद हम एक और चीज़ देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कुछ मेटल्स होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स होती हैं। जो नॉन मेटल्स होती हैं वो राइट साइड पे होती हैं और जो मेटल्स होती हैं वो लेफ़्ट साइड पे होती हैं। अच्छा, मेटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो क्या होगा, और नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाए तो क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं कि फॉर मेटल्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है कि जब मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। जो हमने लिखा लफ्ज़ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। जब मेटल्स के लिए बात करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और इसका सिंबल आएगा नेगेटिव। और हम कहेंगे क्यों? What is the reason? Because there is no need to gain electron। मेटल्स को इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज़रूरत नहीं होती। मेटल्स के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाह रही होती हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना नहीं चाह रही होती। इस वजह से इसको ज़रूरत नहीं होती, नो नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं होती तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेती। इस वजह से ये रिएक्शन जो होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक का मतलब है एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब इन द सिस्टम। अच्छा, जब नॉन मेटल्स की बात करते हैं, नॉन मेटल्स के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होता, कम होते हैं। या तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या 7 होंगे या 5 होंगे, और वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगी या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उनको ज़रूरत है, नीड टू गेन इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स को ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन लेने की। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेंगी एनर्जी रिलीज़ करेंगी और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जाएंगी। और हमने एनर्जेटिक्स में पढ़ा था कि जब कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है या जब वो स्टेबल होते हैं। तो नॉन मेटल्स पहले अनस्टेबल होती हैं,
और उनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन लेती हैं तो लेने के बाद स्टेबल हो जाती हैं, एनर्जी रिलीज़ करती हैं। जब एनर्जी रिलीज़ करेंगी तो रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक। और जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो सैंपल कौन सा यूज़ होगा? नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद हम एक पॉइंट यहाँ पे और भी स्टडी करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन, इट्स का मतलब है जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने से एक नेगेटिव चार्ज आएगा, उसे कहते हैं यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन, कि यूनी नेगेटिव आयन बन गया। तो हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूनी नेगेटिव आयन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस होगा? इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव एंड सो ऑन, फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव, टेट्रा नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो फिर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगा, फिर रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। रिएक्शन कौन सा होगा? एंडो। क्यों एंडोथर्मिक क्यों होगा? एंडोथर्मिक के मीनिंग्स हैं एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो एनर्जी रिलीज क्यों नहीं होगी? पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो एनर्जी रिलीज हुई, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बल्कि एनर्जी रिलीज होने की बजाय एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों है? व्हाट इज़ द रीज़न? तो हम कहेंगे पहले वो एटम था न्यूट्रल, पहले एटम किस कंडीशन में था? क्लोरीन जिस तरह है भी ये न्यूट्रल थी। जब न्यूट्रल थी तो इलेक्ट्रॉन का आना आसान था, तो यूनी नेगेटिव चार्ज हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्लोरीन पे या किसी भी एटम पे पहले यूनी नेगेटिव आयन मौजूद है, पहले से उस पर नेगेटिव चार्ज है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या होगी? रिपल्शंस। तो पहले वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, नहीं आने देगा। तो उस दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए और तीसरे इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्योंकि एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव, ट्राई नेगेटिव एंड सो ऑन। फॉर्मेशन ऑफ डाई नेगेटिव एंड ट्राई नेगेटिव इज एंडोथर्मिक प्रोसेस इन नेचर। वो नेचर में कौन सा रिएक्शन होगा? एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में इन्वॉल्व हैं। पहला एटॉमिक रेडियस। अच्छा, इससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, ये पीरियोडिक टेबल का कुछ हिस्सा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अच्छा, ट्रेंड क्या होगा? ट्रेंड भी अभी हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। कॉमन जो बात है वो मैं बताता हूँ कि पीरियड्स में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज हो रही होगी। क्यों? कि यहाँ पे साइज डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और जब ऊपर ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिस्कस करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्यों? साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से रिपल्शंस बढ़ेंगी और इलेक्ट्रॉन को जब ऐड करेंगे तो इतनी आयोनाइजेशन, इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी जो होगी वो प्रोड्यूस नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसका कौन कौन से फैक्टर हैं और कैसे ये अफेक्टेड होंगे। फर्स्ट वन इज एटॉमिक रेडियस। जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे साइज बढ़ रहा होगा, रिपल्शंस होंगी। रिपल्शंस का मतलब है वो पहले ही इतना ज़्यादा अनस्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन को वो लेना नहीं चाहेगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। ठीक है, इस वजह से इसका जो रिलेशन होगा एटॉमिक रेडियस के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? कम। तो हम कहेंगे इट इज़ इनवर्स रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट्स मीन जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस नीचे टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। दूसरा है शील्डिंग फैक्ट। शील्डिंग फैक्ट का मतलब है जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में रिपल्शंस बढ़ेंगी और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, रिपल्शंस बढ़ेंगी, तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करेंगे? नहीं, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ना तो वेलकम करेंगे और ना ही आने वाले इलेक्ट्रॉन के बाद वो स्टेबल होंगे। इट्स मीन आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो जब शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। कौन सा रिलेशन? इनवर्स। तो हम कहेंगे इट हैज़ इनवर्स रिलेशन टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनवर्स रिलेशन होगा। इट्स मीन शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगी। अब देखते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी। जब अट्रैक्शंस बढ़ेंगी तो वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को भी वेलकम करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे। आने वाले इलेक्ट्रॉन को जब वेलकम करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्ट करने के बाद वो काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज़ करेंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे। इट्स मीन जैसे जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। तो कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो हम कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट्स मीन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ेंगी, आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम करेंगे और स्टेबल होंगे, एनर्जी रिलीज ज़्यादा करेंगे। इट्स मीन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये भी हमने समझ लिया अच्छे तरीके से। एक कंसेप्ट मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी डिस्कस किया था, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। ये कंपैरेटिवली क्या होते हैं? स्टेबल। इसकी एप्लीकेशन यहाँ पे है, मैं अभी आपको समझाता हूँ कि इसका क्या यूज़ है। पहले हम देखते हैं ट्रेंड इन द पीरियड। जैसा कि हमने यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखा कि जैसे ही हम पीरियड में चलें, पहले पीरियड में डिस्कस करते हैं कि जैसे ही पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज कम हो जाता है और न्यूक्लियर अट्रैक्शंस क्या हो जाती हैं? ज़्यादा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शंस बढ़ती हैं। न्यूक्लियर अट्रैक्शंस के बढ़ने से आने वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करके वेलकम करते हैं और स्टेबल होते हैं, एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। इट्स मीन जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी इंक्रीज, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं व्हाट इज द ट्रेंड इन द पीरियड? द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज इन द पीरियड्स। रीजन क्या होगी? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शंस एंड डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। यहाँ से हम देख रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या हो रहा है? कम। तो ये वजह है कि ये इंक्रीज होगा। दूसरा, ट्रेंड इन द ग्रुप्स। जैसे ही हम ऊपर से टॉप टू बॉटम ग्रुप्स में आते हैं तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल्स का इजाफा होता है। नंबर ऑफ शेल्स का इजाफा होने से शील्डिंग इफेक्ट में भी इजाफा होगा। शील्डिंग इफेक्ट में जब इजाफा होगा उससे क्या होगा? रिपल्शंस बढ़ेंगी। जैसे ही रिपल्शंस बढ़ेंगी तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो वेलकम नहीं करेंगे, ना वेलकम करेंगे, ना स्टेबल होंगे और ना ही एनर्जी रिलीज़ करेंगे। इट्स मीन कम एनर्जी, अगर एनर्जी रिलीज़ करेंगे तो बहुत कम एनर्जी रिलीज़ करेंगे। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रीज़न जैसा कि मैंने अभी डिस्कस की कि जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, इंक्रीज इन नंबर शेल, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, लिथियम का साइज़ कम है, सोडियम का बड़ा, पोटाशियम का उससे भी बड़ा, रुबिडियम का उससे भी बड़ा। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब मूव करते हैं तो ये एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होगा और रिजल्टेंट के तौर पे न्यूक्लियर अट्रैक्शंस वीक हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। जब ये न्यूक्लियर अट्रैक्शंस डिक्रीज होंगी तो इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब यही कंसेप्ट जो हमने अभी डिस्कस किया है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इस तरह का ऑर्बिटल है जिसमें पी ऑर्बिटल जो है हाफ फिल्ड है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, तीन है। पी एक्स में भी एक, पी वाई में भी एक, पी जी में भी एक। पी एक्स, पी वाई, पी जी तीनों जो हैं हाफ फिल्ड हैं।
इसे कहते हैं हाफ फील्ड, और दूसरा है कम्प्लीटली फील्ड। कम्प्लीटली फील्ड फिर दो किस्म के होते हैं, एक एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड हो और एक एस ऑर्बिटल के बाद पी ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फील्ड हो। अगर हम ग्रुप नंबर 2A की बात करें तो उसमें एस ऑर्बिटल फिल हो जाता है दोनों, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल्ड, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पी ऑर्बिटल में अभी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब पी ऑर्बिटल भरना शुरू होगा तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 1 1 1, कितने हो गए, 2 3 4 5। ये कौन सा ग्रुप है, 8। 5 के बाद छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 7वां यहाँ पे, 8वां यहाँ पे। इसमें एस ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फील्ड है और पी ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फील्ड है। तो इससे हम कहते हैं हाफ फील्ड, इसे कहते हैं एस ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड, इसे कहते हैं एस और पी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कुछ केस हैं एक्सेप्शनल केसेस, कि ये जो हमने कहा ना कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। अगर हम इसको देखें लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, इट्स मीन इसकी कम ज़्यादा 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 ज़्यादा, इसकी भी ज़्यादा। ठीक, एक तो ये बात होगी। और दूसरा हमने कहा कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम ये क्या हो जाती है, डिक्रीज। इट्स मीन फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे भी कम। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है, कहता है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोन बाय क्लोरीन नॉट बाय फ्लोरीन। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्या है, कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा है। व्हाट इज़ द रीज़न क्या है, देखें ये है आपके पास फ्लोरीन। फ्लोरीन के आउटर 2 शेल होते हैं, एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। साइज बिल्कुल कम है, साइज छोटा है। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो थिक क्लाउड है। यहाँ पे देखें, ये है क्लोरीन, ये है फ्लोरीन और ये है क्लोरीन। क्लोरीन के 3 शेल होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे शेल्स के बढ़ने से साइज बड़ा हो जाता है। जब साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी थिक नहीं रहता, थिन हो जाता है, थिक नहीं रहता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के बहुत नज़दीक हैं, इलेक्ट्रॉन्स नज़दीक हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं कर रहे, एज कंपेयर टू क्लोरीन। क्लोरीन आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ताकत के साथ वेलकम करेगा और वेलकम करने के नतीजे में स्टेबल हो जाएगा और एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। जबकि फ्लोरीन में पहले ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक क्लाउड की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, छोटे हैं, नज़दीक हैं, क्लाउड की शक्ल में है, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो इतना ज़्यादा वेलकम नहीं करेंगे जितना क्लोरीन वेलकम करेगा। तो क्योंकि ये कम वेलकम करेगा, कम स्टेबल होगा और इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। तो हमने कहा कि जो मैक्सिमम किसकी होगी, क्लोरीन की। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शोन बाय क्लोरीन नॉट बाय फ्लोरीन। होना क्या चाहिए था, ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी कि ऊपर ज़्यादा नीचे कम और कम। फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी, ब्रोमीन की और कम। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक, अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर पे। लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाई, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज शोन बाई ग्रुप नंबर 2A, ग्रुप नंबर 5A, ग्रुप नंबर 8A। ये जो 3 ग्रुप हैं ये इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कंपैरेटिवली बाकी ग्रुप्स की निस्बत कम है। होना क्या चाहिए कि जब हम पीरियड में यहाँ से मूव करते हैं, इंक्रीज होनी चाहिए पीरियड में, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो यहाँ पे इट्स मीन ग्रुप नंबर 2 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रुप नंबर 2A। तो यहाँ से ग्रुप में क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। देखें ग्रुप नंबर 1 की कम होनी चाहिए, 2 की ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रुप नंबर 3, 4 और 5, जब हम यहाँ पे 5 पे पहुँचते हैं, ग्रुप नंबर 5 पे पहुँचते हैं तो यहाँ भी एक्सेप्शनल केस है। जब हम ग्रुप नंबर 8 की बात करते हैं तो यहाँ भी एक्सेप्शनल केस है। इसकी रीज़न क्या है कि ग्रुप नंबर 2, 5 और 8 इन 3 ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है। लो क्यों होगी, लो का मतलब है ये आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वेलकम नहीं कर रहे और ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रहे। क्यों कि यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट आपसे डिस्कस किया, हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड आर कंपैरेटिवली
स्टेबल। अच्छा देखिए ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 1 एस ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, जब 2 ग्रुप में आएंगे तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एस ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड। जब कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेबल। अब वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेगा, ना वेलकम करेगा, ना एनर्जी रिलीज करेगा, ना ही स्टेबल होगा। तो इट्स मीन कंपैरेटिवली कम वेलकम करेगा, कम एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए ग्रुप नंबर 2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, लो। अब हम देखते हैं ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 2 डिस्कस हो चुका है, ग्रुप नंबर 5। अच्छा इसकी क्यों लो होती है, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ हाफ फील्ड, ड्यू टू द कंसेप्ट ऑफ हाफ फील्ड। ग्रुप नंबर 5A को हम यहाँ पे शो करते हैं। ग्रुप नंबर 5 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एस ऑर्बिटल में और 3 ऑर्बिटल px py और pz, 3 ऑर्बिटल इधर एक एक। तो ये जो है इसे हम कहते हैं हाफ फील्ड, और हमने कहा हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज कंपैरेटिवली स्टेबल। जब ग्रुप नंबर 5 की बात करेंगे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 एस ऑर्बिटल में, 3 p ऑर्बिटल में, और ये हाफ फील्ड होगा, कंपैरेटिवली स्टेबल होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन को वेलकम नहीं करेगा। तो वेलकम नहीं करेगा या कम वेलकम करेगा, कम स्टेबल होगा, कम आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज करेगा, तो हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, लो। लास्ट है ग्रुप नंबर 8A। ग्रुप नंबर 8A की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ग्रुप नंबर 8A में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप नंबर 8A की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे टोटल 8A में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। 2 यहाँ पे, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। एस ऑर्बिटल भी फील्ड है, पी ऑर्बिटल भी फील्ड है। इट्स मीन एस और पी ऑर्बिटल सारे क्या हो गए, कंप्लीटली फील्ड। और जो कंप्लीटली फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली स्टेबल। जब वो कंपैरेटिवली स्टेबल होंगे आने वाले इलेक्ट्रॉनों को वेलकम नहीं करेंगे, और ना ही वेलकम करेंगे, ना अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, ना ही स्टेबल होंगे, वो पहले ही स्टेबल हैं। तो इसलिए ग्रुप नंबर 8 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो यहाँ से MCQs भी आ सकते हैं, MCQs यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, या पूछ लिया जाए सोडियम बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है, यहाँ पे पूछ लिया जाए मैग्नीशियम की ज़्यादा है या सोडियम की, कंपैरेटिवली फ्लोरीन की ज़्यादा है या क्लोरीन की, तो ये पूछा जा सकता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करें, तो यहाँ से MCQs एडजस्ट किए जा सकते हैं। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।